नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ 2 के इस नई वीडियो में। और इसमें हम मैथ 2 का एक पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे जो कि है क्विज 2 के लिए। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये जैन 24 टर्म का क्वेश्चन पेपर है क्विज 2 का। तो आइए, इसमें टोटल आप 9 क्वेश्चंस हैं, देख सकते हैं। और इसको करने के लिए आपको एग्ज़ाम में 60 मिनट्स का टाइम मिलता है। तो हम देखते हैं हम कितने टाइम में इसको सॉल्व कर पाते हैं। आइए चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन होता है ये इसलिए होता है कि आपका ये सब्जेक्ट है या नहीं। तो आपका अगर सब्जेक्ट है डेफिनेटली आपको यस करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, टी सच दैट R2 to R2 इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाई, जो 2-1 का ट्रांसफॉर्मेशन ये हो रहा है एंड 1-2 का ट्रांसफॉर्मेशन ये हो रहा है। The matrix representation of T with respect to the standard ordered basis beta 1001 is this. Based on this above data, answer the given sub questions. Find the value of A. Find the value of A, B, C, D की वैल्यूज पूछी हैं आगे, तो हमें ये निकालना है। ओके, तो इसमें कह रहा है कि R2 से R2 में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि इस तरीके से रिजल्ट दे रहा है। और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस बीटा, बीटा जो होता है वो डोमेन साइड का बेसिस है, को डोमेन साइड का बेसिस नहीं है। तो इससे हमें ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। हम ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करें कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है 2-1 का -1,3 हो रहा है और 1-2 का -5,0 हो रहा है। तो अगर हमें इसे कैलकुलेट करना है इस मैट्रिक्स के थ्रू, तो हम कैसे करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2,1 अगर हमें निकालना है तो जो मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारा, इसमें है A, C, B एंड D। और इसके साथ हमें जो 2n का ट्रांसफॉर्मेशन है तो 2-1 अगर हम इसमें रख दें तो हमें जो मिल रहा है वो रिजल्ट मिला -1,3, -1 एंड -3। ठीक है, ये मिल रहा है। तो अब इसका आप अप्लाई करो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके। AC का 2n में तो ये हो जाएगा 2A प्लस C इज इक्वल टू -1 एंड 2B प्लस D इज इक्वल टू -3। यहाँ से आपको दो इक्वेशन मिल गए। सेम वे नेक्स्ट वाले से आपको मिलेंगे जब आप इसमें अप्लाई करोगे A, B, C, D। और नेक्स्ट वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है 1,2 का है, 1 एंड 2, और आउटपुट आपको मिल रहा है -5 एंड 0। ओके, तो यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे तो हमें मिलेगा A प्लस 2C इज इक्वल टू -5 एंड B प्लस D है ये, तो B प्लस 2D इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। तो यहाँ से इन दोनों चारों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर A प्लस 2C एंड 2A प्लस C, A एंड C के टर्म में है, तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है A प्लस 2C इज इक्वल टू -5 एंड यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4A प्लस 2C, और 4A प्लस 2C इज इक्वल टू -2। तो माइनस कर दें अगर हम, ओके, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और -3A इज इक्वल टू हमें मिलेगा, ये प्लस हो जाएगा -3। सो A विल बी 1। A की वैल्यू हो गई 1। ये पूछ रहा है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, हो गया 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ B। ओके, तब A की मिल गई तो हम C का भी निकाल लेते हैं। A की हमारी 1 हो गई, तो यहाँ से आप देख लो तो ये 2 प्लस C जो है हो जाएगा इज इक्वल टू -1। सो C इज इक्वल टू -2 -1 यानी -3। C की वैल्यू -3 हो गई। एंड यहाँ से आप सॉल्व कर लो, B प्लस 2D जो है 0 है एंड 2B प्लस D -3 है, तो ये हो जाएगा 2B प्लस D इज इक्वल टू -3। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2B प्लस 4D इज इक्वल टू 0। तो माइनस कर लो, माइनस 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 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा -3D इज इक्वल टू
-3, -3d इज इक्वल टू -3, सो d इज इक्वल टू 1। d की भी वैल्यू 1 आ गई। अब यहां पर हम d रख देंगे 1, तो हमारे b आ जाएगा -2, तो b -2 हो गया, c -3 हो गया और d हमारा 1 हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ b -2 हो गया, c हमारा -3 आया था एंड d हमारा 1 आया था। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। सेम डेटा है नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस के लिए। v हमारा जो है xy माइनस x माइनस वाई सच दैट xy ये मैट्रिक्स है, रियल नंबर है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v जो है R3 में हो रहा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से हो रहा है कि एक्स वाई एक्स प्लस वाई। ओके, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन सब क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। T11 है या ऑन2 है, क्या है? टी के बारे में पूछा जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो 11 है ऑन2 है, क्या है? तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है 11 है या ऑन2 है। 11 होगा अगर हमें डोमेन साइड से इंडिविजुअल डोमेन एंड को डोमेन का जो है 1-to-1 ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हर का सभी का यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो अगर हम इसको ले लेते हैं, मान लेते हैं x को 1 एंड y को 0 ले ले, तो हो जाएगा 1 -1 एंड 0 0। तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो हो जाएगा 1 0 1 एंड y को अगर 1 लेते हैं, x को 0 ले लेते हैं, तो 0 0 1 -1 हो जाएगा। और इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा 0 1 एंड 1। तो इस तरीके से हम x एंड y की जो वैल्यू लेंगे, तो आप देख रहे हैं कि जो x एंड y की वैल्यू होगी उसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जब हम x की वैल्यू ले रहे हैं तो ये यहाँ पर x और z में वैल्यूज आ रही हैं, और जब हम y की वैल्यू ले रहे हैं तो y और z में आ रहे हैं। तो ये जो दोनों हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं दोनों, तो अलग अलग वेक्टर हैं, यानी कि x की वैल्यूज एंड y, x एंड y जो हैं दो इसके बेसिस होंगे और ये अलग अलग आउटपुट दे रहे हैं। तो 1-to-1 तो ये है। तो ये 1-to-1 तो है। अगर हम ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के जो ये आया है बेसिस आया है, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इसका बना लें तो ये हो जाएगा 1 0 1 एंड 0 1 1। तो हम अगर इसमें रो फॉर्म लगाएंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, लेकिन हमें जो है 2 पिवोट एंट्री मिल रही हैं, 2 पिवोट एंट्री मिल रही है, तो नलिटी इसका 0 है। ट्रांसफॉर्मेशन का जो नलिटी है वो 0 है, तो हमें जो है नलिटी 0, इसका मतलब ये 1-to-1 है। अब ऑन2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो डायमेंशन है, इसका जो रैंक है वो 2 है, और हमारा जो डायमेंशन है जो कोडोमेन का वो है R3 3 है। तो ऑन2 होने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का रैंक और डायमेंशन ऑफ W जो है वो इक्वल होना चाहिए, तो जो कि इक्वल नहीं है, तो ये 1-1 है बट ऑन2 नहीं है। दिस इज 1-1 बट नॉट ऑन2। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ए बेसिस ऑफ v इज गिवन बाई, v का बेसिस क्या होगा? v के लिए जो बेसिस होगा, एक बार हम x को 1 लेंगे, y को 0 लेंगे, फिर हम y को 0 लेंगे, x को 1 लेंगे, अरे सॉरी x को 0 लेंगे, y को 1 लेंगे, तो हमारा ये आएगा 1 -1 0 0 एंड 0 0 1 -1। ये दो इसके बेसिस होंगे v के लिए। तो 1 -1 और ये तो सही है बट ये चीज़ गलत है, तो v का बेसिस में ये गलत हो जाएगा। ये स्पैन कर देगा बट बेसिस के लिए हमें मिनिमल इंडिपेंडेंट सेट लेना होता है, मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट एंड मिनिमम स्पैनिंग सेट और मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट।
तो ये वाला चीज गलत है। एनी मैट्रिक्स इन वी हैज रैंक लेस देन और इक्वल टू 1। तो वी का रैंक क्या होगा? वी का देखो, ये जो है आप इसको बेसिस है, इनका रैंक देख लो 1 है, नलिटी भी 1 है क्योंकि एक ही पिवोट एंट्री मिलेगी। तो इसका रैंक जो होता है 1 हो सकता है या रैंक 0 हो सकता है, नलिटी 2 हो सकती है। तो वी में जो है रैंक लेस देन और इक्वल टू 1 सही है। रैंक ऑफ टी इज 2। टी का रैंक क्या है? टी का जो रैंक है, हमने यहाँ पर लिखा था, टी का जो रैंक है वो 2 है। डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू जो है 3 है, तो टी का रैंक जो है 2 है। डायमेंशन ऑफ वी इज 3। वी का डायमेंशन 3 नहीं है, वी का भी डायमेंशन 1 है, गलत है। वी का लिए आप ये देख सकते हो, वी हमारा ये मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 61 से 63 के लिए है। लेट वी एंड डब्ल्यू बी टू वेक्टर स्पेसेस, सपोज देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब ये जो है वी टू जो डब्ल्यू का ट्रांसफॉर्मेशन है, ये 1 भी है एंड ऑन टू भी है, दोनों है, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन आंसर द डेटा। तो इसमें क्या होता है, 1 एंड ऑन टू दोनों है, तो डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू हो जाता है, ये ऑप्शन, नो डाउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? अगर v1 v2 v3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन v, देन उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन w। क्योंकि दोनों आइसोमॉर्फिज्म है, मतलब 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसमें ये इंडिपेंडेंट वेक्टर है, तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन भी इंडिपेंडेंट ही होगा। क्यों? क्योंकि नलिटी 0 है, नलिटी 0 1-to-1 ट्रांसफॉर्मेशन है, तो सबका जो है इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो ये इंडिपेंडेंट है, तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन भी इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? लेट u1 u2 u3 जो है सबसेट है v के, ठीक है। अगर उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन w, अगर उनका ट्रांसफॉर्मेशन w में इंडिपेंडेंट है, आप ध्यान दो कि v टू w ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और ये आइसोमॉर्फिज्म है, यानी कि 1-to-1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसका मतलब नलिटी 0 है, एक यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और कह रहा है कि उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इंडिपेंडेंट है w में, देन u1 u2 u3 इज नॉट नेसेसरली ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन v। इन अदर वर्ड्स u1 u2 u3 कुड आल्सो बी लीनियरली डिपेंडेंट। नहीं, गलत है, क्योंकि जो है नलिटी 0 है, 1-to-1 है, हर का यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन अगर इंडिपेंडेंट है तो बेस वेक्टर भी जो है वो इंडिपेंडेंट ही होंगे, ठीक है, ऑलवेज। 64 to 66 के लिए क्वेश्चन है कि R3 to R3 विल ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय दिस। ओके, फाइंड द नलिटी ऑफ टी। टी की नलिटी क्या है? तो हम टी की मैट्रिक्स बना लेते हैं। हम एक बार एक एक को 1 लेंगे, बाकी को 0 लेंगे, तो हम x को 1 लेंगे तो पहला हो जाएगा 1 0 -1, दूसरा हो जाएगा y को 1 लेंगे तो -1 1 0, और z को अगर हम 1 लेते हैं तो 0 -1 1। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो, तो ये हो जाएगा 1 0 -1 एंड -1 1 0 एंड 0 -1 1। तो इस पे आप लगा दो, 1 -1 है, तो हम इसमें कर देंगे जो है R3 + R1 कर देंगे R3 को, तो जोड़ देंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड -1 में 0 जोड़ेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ओके, और 0 है तो ये रहेगा। अब हम कर देंगे इसमें R3 + R2, तो 1 -1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, और 1 -1 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमें पिवोट एंट्री अब ये ऊपर वाले में जोड़ दोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो और ये -1 हो जाएगा, तो हमें पिवोट एंट्री 2 मिल रही है, तो इसमें रैंक हो जाएगा इसका 2 एंड नलिटी हो जाएगा 1। तो नलिटी पूछ रहा है तो 1 हो जाएगा, ओके। देन पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिस ऑफ कर्नल ऑफ टी।
कर्नल ऑफ टी का बेसिस जो होता है हमारा होता है नल स्पेस, ठीक है। तो नल स्पेस क्या है, आइए देखें। जो हमारा मैट्रिक्स बना था उसको फिर से हम लिखते हैं, 1 0 -1, नहीं हमारा जो आया था मैट्रिक्स, ये आफ्टर RREF करने के बाद ही हमारा आया था 1 0 -1 0 1 -1 एंड 0 0 0। तो हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है ये नलिटी के लिए ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम इसको 0 0 0 कर लो, क्योंकि इंडिपेंडेंट नल स्पेस निकालने के लिए आपको AX इज इक्वल टू 0 होमोजीनियस फॉर्म में लिखना होता है। तो इज इक्वल टू 0 0 0 हो गया। तो हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेट्स सी इट्स इसकी वैल्यू t हम ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, t ले लेंगे तो ये हो जाएगा x1 माइनस t इज इक्वल टू 0। सो x1 इज इक्वल टू t। ओके, यहाँ पर सेकंड वाले से लो तो ये में हो जाएगा x2 माइनस टी इज इक्वल टू 0। सो x2 इज इक्वल टू टी। तो अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को t लेते हैं तो हमारा x1 भी t हो गया और x2 भी t हो गया। तो हमारा जो नल स्पेस होगा वो t t t लगभग इस तरीके हो जाएगा। और ये पूछ रहा है उसका बेसिस क्या होगा, तो बेसिस हमारा हो जाएगा 1 1 1, बिकॉज हम t के वेरिएबल है तो इसको हम 1 ले लेंगे एक बार तो सारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिस के लिए हम यही करते हैं 1 एंड 0 ले करते हैं, तो इसमें एक ही वेरिएबल t है तो ये हमारा 1 1 1 हो जाएगा। ओके, बेसिस कह रहा है तो हम सिर्फ ये लिखेंगे ना कि स्पैन। बेसिस कह रहा है तो हम 1 1 1 एंड 0 के फॉर्म में लिखते हैं। नल स्पेस पूछता तो हम टी 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 लिख देते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है विच आर द फॉलोइंग इज ए बेसिस ऑफ द इमेज ऑफ टी। इमेज ऑफ टी के लिए क्या करते हैं, इमेज ऑफ टी के लिए जो कॉलम्स में आपका पिवोट एंट्री आ रही हैं उनके जो होते हैं वेक्टर्स वो आपके इमेज ऑफ टी होते हैं। क्योंकि इमेज जो होता है आपका V का पार्ट होता है और नलिटी जो होता है वो W का पार्ट होता है। तो या नहीं, नलिटी जो होता है वो V का पार्ट होता है और इमेज जो होता है वो W का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का है। ये हमारे जो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 ये हमारी पिवोट एंट्री मिली थी जो कि इसके रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हमारे इमेज ऑफ T हो जाएंगे 1 0 -1 एंड -1 1 0, ठीक है। 1 0 -1 एंड -1 1 0, ये जो जिस कॉलम में आता है उस कॉलम के जो वेक्टर होते हैं वो इमेज ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करेक्ट, W इज इक्वल टू स्पैन ऑफ दिस। W हमारा जो है वो ये स्पैन है, इसका बेसिक ये है। एंड प्रोजेक्शन ऑन W बी द प्रोजेक्शन ऑफ R3 ऑन टू W। R3 से W पे हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं और W हमारा ये है। जस्ट ऑन दिस अबव डाटा आंसर द गिवन सब क्वेश्चन। व्हाट इज द रैंक ऑफ प्रोजेक्शन। तो रैंक ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, रैंक ऑफ प्रोजेक्शन, तो जो रैंक ऑफ प्रोजेक्शन होता है वो डायमेंशन ऑफ W के बराबर होगा। क्योंकि हम W पे प्रोजेक्शन कर रहे हैं R3 से। तो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ये हमारा जो है वेक्टर है, तो इस पे अगर हम प्रोजेक्शन करेंगे तो इसका जो रैंक होगा वो इसके डायमेंशन के बराबर होगा। तो हम W पे इसका प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो W के डायमेंशन के बराबर होगा इसका रैंक। तो निकाल लो इसका रैंक, यानी कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो 1 0 -1 3 1 2 2 1 3। तो इस पे RREF हम करेंगे, हम कर देते हैं पहले R3 प्लस R1, इसको कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0, 3 and 2 हो जाएगा 5 एंड 3 and 2 हो जाएगा 5। देन इसको हम डिवाइड 5 से कर देते हैं तो ये हमारा 1 1 आ जाएगा। एंड R3 माइनस R2 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारा रैंक आ गया 2। आप बाकी फर्दर कर सकते हो, आपको यहाँ से दिख सकता है कि 2 पिवट एंट्री मिलेंगी, तो हमारा रैंक हो गया 2। इसका जो भी रैंक होगा वो भी प्रोजेक्शन का 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रह रहा है, व्हाट इज द नलिटी ऑफ, तो नलिटी 1 हो जाएगी, रैंक 2 हो गया तो ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ऑर्थोगोनल ऑफ
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ डब्ल्यू। तो डायमेंशन ऑफ ऑर्थोगोनल, तो ऑर्थोगोनल ऑफ डब्ल्यू के जो ऑर्थोगोनल हैं उनका डायमेंशन पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू प्लस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू का जो ऑर्थोगोनल वेक्टर स्पेस है, दोनों का जो डायमेंशन होगा वो आपके n के बराबर होता है, जो कि हमारा है n है हमारा R3 to R3 ट्रांसफॉर्मेशन है ना, R3 to R3 प्रोजेक्शन ऑफ R3 है, R3 के बराबर है, R3 का प्रोजेक्शन है, तो ये हमारा 3 के बराबर। तो डायमेंशन ऑफ W हमने 2 कैलकुलेट किया है, तो हमारा डायमेंशन ऑफ जो ऑर्थोगोनल है वो हो जाएगा 1। डायमेंशन ऑफ ऑर्थोगोनल ऑफ W जो है, परपेंडिकुलर ऑफ W जो है वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट करा है 1771 के लिए सेम क्वेश्चन है। Let A and B be n cross n similar matrices. Suppose A has exactly n minus 1 linearly independent column, then determinant of B is equal to। सिमिलर मैट्रिसेस हैं तो इसमें क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो जाता है। और n क्रॉस n मैट्रिक्स में लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम जो है वो n माइनस 1 है ए में। इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा 0, देयर इज ए नलिटी, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हो जाएगा वो 0, क्योंकि इंडिपेंडेंट कॉलम n माइनस 1 है। इसका मतलब कि एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी जो है आपका 0 हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि ए बी ए 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स ऑफ रैंक 3, बी बी द थर्ड कॉलम ऑफ ए and W be the affine subspace of R5 given by AX is equal to B. What is the dimension of W? तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि डायमेंशन ऑफ W जो कि AX is equal to B है, और X आपका R5 में बिलोंग करता है, तो डायमेंशन ऑफ W जो होगा वो हो जाएगा n माइनस डायमेंशन ऑफ A, जो कि A का डायमेंशन दिया रैंक 3 है तो डायमेंशन 3 है, और R5 में आपका है जो है अफाइन सब स्पेस है, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। डायमेंशन ऑफ W जो है आपका 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट आउट ट्रू स्टेटमेंट। A and B are square matrices of order n if rank A is equal to K with K is less than or equal to n and rank B is equal to n, then rank of AB जो होता है, जो मिनिमम वैल्यू है वो होता है। यहाँ पे कह रहा है कि K जो है आपका मिनिमम होगा, या तो n के बराबर होगा, n से छोटा हो सकता है, तो AB का जो रैंक होगा वो K होगा। A और B जो है स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, इसमें जो मिनिमम वैल्यू होगा वही रैंक ऑफ ए बी होगा। द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम। सही है, जो इंडिपेंडेंट कॉलम होते हैं जिसमें पिवोट एंट्री होती है वही होते हैं, तो वही होता है रैंक। रैंक ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डायगोनल एंट्रीज दैट आर 0। ये कोई लॉजिक नहीं है। फॉर ए मैट्रिक्स ए इज डायमेंशन m क्रॉस n, तो रैंक ए प्लस नलिटी ए इज इक्वल टू n होता है, न कि m। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि करेक्ट ऑप्शन, इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस देन ए बी इज आल्सो ऑर्थोगोनल। हाँ, अगर ए और बी ऑर्थोगोनल है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। इफ ए इज ऑर्थोगोनल देन ए इनवर्स इज आल्सो एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये भी सही है। ए बी एन क्रॉस एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, लेट आर बी द सेट ऑफ रोज ऑफ ए thought of as a subset of Rn. Similarly, let C be the set of column of A, then exactly one of the R or C is an orthogonal subset of vectors. R be the set of rows of A and Rn है, and C be the set of column of A, then exactly one of R or C is an orthogonal subset of vectors. तो उनके जो रोज एंड कॉलम होंगे वो भी ऑर्थोगोनल सबसेट होंगे वेक्टर्स।
तो रोज एंड आपस में ऑर्थोगोनल होंगे, कॉलम आपस में ऑर्थोगोनल, पर आर और सी जो ऑर्थोगोनल नहीं होंगे ऑफ आर आर सी इज एन ऑर्थोगोनल सबसेट ऑफ वेक्टर्स। वन जो है आर या सी का ऑर्थोगोनल आपस में नहीं होगा, सबसेट नहीं होगा। पूरा जो होता है वो ऑर्थोगोनल सेट होता है। एंड इफ ए इज एन n क्रॉस n ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन नॉर्म्स ऑफ ax इज इक्वल टू नॉर्म्स ऑफ x फॉर एनी x बिलोंग्स टू Rn। तो हाँ, ये भी सही है, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि n क्रॉस n ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, देन जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में a डॉट a इनवर्स जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। एंड नॉर्म ऑफ ax जब आप निकालोगे, नॉर्म ऑफ ax जो होता है, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा ax इंटू ax। तो a एंड a इनवर्स जो होता है ना, सॉरी, a इंटू a इनवर्स नहीं, a इंटू a ट्रांसपोज इज इक्वल टू I होता है। तो आप ax का करोगे तो ये हो जाएगा a ट्रांसपोज इंटू ax का ट्रांसपोज इंटू ax। सो a इंटू a ट्रांसपोज जो है वो आपका 1 हो जाएगा। तो फिर ये आ जाएगा आपका x का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि नॉर्म्स ऑफ x होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। ओके, तो अगर आपको और ऐसे PYQ चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं और PYQs अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।